हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक किया कि आर्थिक सुधार के कौन कौन से उद्देश्य थे। आर्थिक सुधार जो है उनके उद्देश्य क्या क्या थे। अब आर्थिक सुधार के जो उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या कदम उठाए, ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, फिस्कल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स और फेजिंग आउट सब्सिडीज, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल्स। तो ये सारे के सारे जो है कदम गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या किया, औद्योगिक नीति के अंतर्गत देश की प्राथमिकताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उद्योगों की भूमिका निश्चित की जाती है। किसी भी देश में आर्थिक विकास तब होता है जब दोनों सेक्टर, कौन कौन से, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अपनी भूमिका निभाते हैं, अच्छे से निभाते हैं, तभी देश का जो विकास है वो हो पाता है। तो इसमें नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में इनकी भूमिका निश्चित कर दी गई और लाइसेंस लेने की जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसको दूर कर दिया गया, उसको हटा दिया गया। कई बिजनेस में जो है लाइसेंस लेना कंपलसरी था, अब उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। विदाउट लाइसेंस उस बिजनेस को शुरू किया जा सकता था। और उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की कोशिश की कि हमारा जो आर्थिक सुधार या विकास कब होगा, जब मॉडर्नाइजेशन होगा। मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा, जब हम नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे। तो नई औद्योगिक नीति थी, उसमें नई जो अच्छी टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करने पर बल दिया गया। ये कहा गया कि भाई अच्छी टेक्नोलॉजी प्रयोग की जाए बिजनेस के अंदर। उसके पश्चात सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में भारी कटौती की गई, यानी पब्लिक सेक्टर का जो वो था, स्कोप था, वो कम कर दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा उनको भूमिका निभाने के लिए कहा गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से काम करते हैं और उनका जो काम करने की क्वालिटी है, स्पीड है, सब अच्छा होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी भूमिका कम की और क्या किया, प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को बढ़ा दिया। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयत्न किए गए, यानी कि जो विदेशी लोग हैं वो हमारे इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करे, इसके लिए भी काफी प्रयत्न नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में किए गए। और उसके बाद फेरा और फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को खत्म कर दिया गया। पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, अब उसको खत्म करके एक नई जो एग्जिस्टेंस में क्या आ गया, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, की रेगुलेट करने की बजाय उसको क्या किया जाए, मैनेज किया जाए। तो फेरा को हटाकर फेमा को लागू किया गया। तो इसके कुछ पॉइंट्स इस तरीके से हैं। सबसे पहला है एबोलिशन ऑफ लाइसेंसिंग सिस्टम, लाइसेंस व्यवस्था की समाप्ति। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो उद्योग लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य कर रहे थे, अब उनको क्या है, लिबरल होगी गवर्नमेंट और क्या कहा कि भी अब लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, तो उस रेस्ट्रिक्शन से इनको आजाद कर दिया गया। सेकंड है फ्रीडम टू इम्पोर्ट टेक्नोलॉजी। अभी तो बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने का प्रयत्न किया गया नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में। तो नई नई टेक्नोलॉजी विदेशों से भी लाने के लिए प्रयास किए गए, अनुमति दे दी गई कि आप विदेशों से अच्छी अच्छी टेक्निक्स यहाँ पर लाएं इंडिया में और अपने उद्योगों में उनका प्रयोग करें। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने अपना जो एक हिस्सा है वो निजी उद्यमियों के, यानी प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में बेच दिया और प्राइवेट लोग जो हैं वो अब उस बिजनेस को चलाने लगे। तो ये क्या है, इसको प्राइवेटाइजेशन भी कह सकते हैं, निजीकरण, यानी जो गवर्नमेंट अपने पास ना रख के किसी भी सेक्टर को और प्राइवेट लोगों को दे दे कि आप इसमें काम करें, तो ये प्राइवेटाइजेशन कहलाता है। फ्री एंट्री ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेश के निवेश को, अभी भी हमने ये डिस्कस किया था कि जो फॉरेन के लोग हैं वो हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए क्या है, प्रयास किए गए। अब इसके लिए कौन से कदम उठाए गए, 1991 में हाई प्रायोरिटी वाले 34 इंडस्ट्रीज जो थी उसमें 51% तक क्या कहा, फॉरेन की जो कैपिटल है वो इन्वेस्ट होगी, उसकी अनुमति दे दी गई। 51%, यानी ज्यादा हिस्सा किसका हो गया, फॉरेन कैपिटल का। एनआरआई को निर्यात गृहों, अस्पतालों, होटलों आदि में निवेश की इजाजत दे दी गई। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, विदेशी निवेश प्रस्तावों को तीव्रता से पास करवाने हेतु
फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना की गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का जो पर्पस था स्थापित करने का वो क्या था कि लोग वो प्रमोट करें फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो थी वो हमारी कंट्री में ज्यादा से ज्यादा आए, उसकी प्रमोशन के लिए ये बोर्ड बनाया गया। रेस्ट्रिक्शन ऑन डिविडेंड रिपेट्रिएशन, यानी कि जो यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर जो थे वो यहाँ पे हमारे इंडिया में पैसा लगाएंगे, उससे क्या होगा, उनको लाभ कमाएंगे वो। और लाभ के ऊपर पहले क्या था, रेस्ट्रिक्शन थी कि वो अपने गृह देश में, यानी जिस देश का वो है इन्वेस्टर, वो अपने देश में लाभांश को नहीं लेकर जा सकता, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे। तो अब लेकिन उनको क्या कर दिया, उन रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन होंगी तो जो फॉरेन के लोग हैं वो यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, उनको लगेगा कि भाई प्रॉफिट भी अर्न करेंगे तो प्रॉफिट को अपने कंट्री में तो लेके जा नहीं सकते, तो इसीलिए क्या किया, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। अब जो इन्वेस्टर है, फॉरेन इन्वेस्टर, वो अपनी कंट्री में प्रॉफिट को लेकर जा सकता है। एमआरटीपी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर मोनोपोलीज क्या होती है कि जहाँ एक बिजनेस जो है उसको ज्यादा लोग नहीं कर सकते, एक ही व्यक्ति लगभग उसको कर रहा है तो वही करेगा उसको, दूसरा कोई व्यक्ति उसको नहीं कर, तो मोनोपोली, इस मोनोपोली को हटाने का प्रयास किया गया। मोनोपोली क्या होती है, इससे एक्सप्लॉइटेशन होता है लोगों का। मोनोपोली में यदि एक किसी भी प्रोडक्ट को बनाने वाला एक ही प्रोड्यूसर है और वही बनाता है उसको, तो वो अपने मनमाने प्राइस वसूल करता है कस्टमर से, जिसके अब वो ज्यादा कीमत रखेगा तो कस्टमर को ज्यादा पे लेना पड़ेगा। तो और लेकिन अगर एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे उस प्रोडक्ट को बनाने वाले, तो उससे क्या होगी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, और जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने वाले व्यक्ति ज्यादा होंगे, तो वहां पर कंपटीशन की भावना होगी। यदि एक एक जो प्रोड्यूसर है वो प्राइस बढ़ा देता है तो दूसरा क्या करेगा, अपने प्राइस मान लीजिए कम कर देता है, तो कस्टमर उसके पास आएंगे। तो ये मोनोपोली को खत्म करने के लिए क्या बना दिया, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। उसके बाद फेरा को रिमूव करके, ये भी डिस्कस किया था ये भी, कि फेरा को रिमूव करके फेमा को एग्जिस्टेंस में लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये हमारी एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद लघु उद्योगों की भूमिका के महत्व में वृद्धि, जो क्योंकि इंडिया जो है वहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लोगों के पास नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति बहुत लार्ज स्केल पर बिजनेस करेगा, लेकिन देश का यदि विकास करना है तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि भी देश का विकास कब होगा, जब छोटे छोटे हर एक व्यक्ति अगर बिजनेस करने लग जाए, ज्यादातर लोग बिजनेस करें, तो उससे देश का विकास हो सकता है। और सभी लोगों के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास जितने भी हैं उन थोड़े से रिसोर्सेज से वो छोटा बिजनेस शुरू कर सकता है। और अगर देश में छोटे छोटे उद्योग होंगे तो उससे भी हमारे देश का आर्थिक सुधार उसमें होंगे। तो इसके प्रयास किए गए कि लघु उद्योग ज्यादा से ज्यादा देश में लगाए जाए। सेकेंड आ गया न्यू ट्रेड पॉलिसी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बाद क्या आई, न्यू ट्रेड पॉलिसी। तो न्यू ट्रेड पॉलिसी ऐसी नीति है जिसके माध्यम से विदेशी व्यापार को नियंत्रित किया जाता है। विदेशी व्यापार आप समझते हैं कि आयात और निर्यात, जब हम दूसरे किसी कंट्री से कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो वो इंपोर्ट कहलाता है। जब हम यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम दूसरी कंट्री में सेल करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। तो इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, व्यापार क्या होता है, खरीदना और बेचना, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए नई ट्रेड पॉलिसी बनाई गई। उदारीकरण के फलस्वरूप, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, जो ट्रेड पॉलिसी थी उसमें काफी चेंजेस किए गए। विशेषकर विदेशी व्यापार को अनावश्यक नियंत्रणों के चंगुल से स्वतंत्रता प्रदान की गई। वर्षों पुराने प्रतिबंध, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे पहले, उनको क्या कर दिया, अब खत्म कर दिया। क्या क्या इसके महत्वपूर्ण बिंदु है न्यू ट्रेड पॉलिसी के, कह रहे कुछ ही मदों को छोड़कर शेष सभी आयात निर्यात पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। रेस्ट्रिक्शन, लिबरलाइजेशन का अर्थ होता है कि रेस्ट्रिक्शंस को हटा देना, तो ट्रेड के ऊपर जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। आयात निर्यात पर लगने वाला जो टैक्स था उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किस लिए समाप्त किया, ताकि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े, तो टैक्स को भी क्या किया, खत्म कर दिया। और खत्म नहीं किया तो उसकी रेट को बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर को सरल बना दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो विधि थी, जो तरीका था, उसको अब इजी कर दिया गया।
जैसे पहले काफी जो फॉर्मेलिटीज थी वो पूरी करनी पड़ती थी इसके लिए, व्यापार के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन अब उसको बहुत फॉर्मेलिटीज को खत्म कर दिया और उस प्रक्रिया को एक इजी वे में प्रस्तुत किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। इसके बाद फॉरेन कैपिटल मार्केट की स्थापना की गई, विदेशी विनिमय को खुले बाजार में, यानी कि एक प्लेटफॉर्म दिया गया उसको, क्या प्लेटफॉर्म, फॉरेन कैपिटल मार्केट बना दी गई। अब वहीं पर जो शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं तो विदेशी लोग भी आकर वहां पर अपनी पूंजी को यहाँ इंडियन कंपनीज के उसमें शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1994-95 में चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया। तो यहाँ पर चालू खाता का मतलब क्या होता है, चालू खाते के को दो भागों में इसमें बांट दिया। कौन कौन सा चालू खाते के व्यवहार कौन से हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और पूंजी खाते के व्यवहार कौन से हैं, निवेश। निवेश मतलब इन्वेस्ट कर देना लॉन्ग टर्म के लिए। तो दो तरह के व्यवहार है, चालू खाते के व्यवहार मतलब आयात निर्यात, और पूंजी खाते के जिससे निवेश हो गया। तो पूर्ण परिवर्तनीयता क्या होता है, चालू खाते से संबंधित मदों पर भुगतान और प्राप्तियों के लिए विदेशी विनिमय को विदेशी विनिमय बाजार में स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय करना है। चालू खाते से संबंधित विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर पूंजी खाते से संबंधित विनिमय का क्रय विक्रय आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर हो सकता है। यानी जो आयात निर्यात किया जाना है उसके लिए जो विदेशी विनिमय चाहिए, विदेशी पूंजी चाहिए, उस पर कोई भी प्रतिबंध सरकारी नहीं है। उसके बाद निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट EOU और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, जो आप 11th में पढ़ के आए हैं टॉपिक ये, तो इनको बढ़ावा, इनको प्रोत्साहन दिया गया। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कौन सी होती हैं, जिनका पूरा का पूरा जो प्रोडक्शन है वो सारा का सारा क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, घरेलू यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर उसको नहीं बेचा जाता। यानी इंडिया में जो प्रोडक्शन हुआ, एक एरिया बना दिया कि ये एरिया है और यहाँ पर इतने जो यूनिट्स है बिजनेस काम करेंगे, और जो इनका प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा क्या होगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स इनको कहा जाता है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, ये जोन भी एरिया को कुछ उसमें बांट दिया हिस्सों में, और उनमें जो जो बिजनेस लगे हुए हैं, तो ये भी ऐसा ही आप कर चुके हैं इसको 11th क्लास में, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को। उसके बाद आ जाता है फिस्कल रिफॉर्म्स, राजकोषीय सुधार। सरकार की फिस्कल क्या होता है, जो पैसे से संबंधित हो, सरकार की आय और व्यय से संबंधित नीति को राजकोषीय नीति कहते हैं। यानी कि गवर्नमेंट के जो भी इनकम होगी और जो भी एक्सपेंडिचर, पैसे से संबंधित हो गया ना लेन देन सारा ये, तो गवर्नमेंट की जो भी आय और व्यय से संबंधित नीति होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय नीति। भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या फिस्कल डेफिसिट की है। डेफिसिट क्या होता है, खर्चे ज्यादा, डेफिसिट होता है कमी, घाटा। घाटा कब होगा, जब आय कम होगी और खर्चे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो भारत सरकार के सामने यही सबसे बड़ी समस्या थी कि राजकोषीय घाटा हो रहा था गवर्नमेंट को, यानी कि उसके खर्चे ज्यादा हो रहे थे, उसकी इनकम कम थी। तो 2018-19 में राजकोषीय घाटा जो है GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना था, 3.3% था। तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, देखिए मैंने बता भी दिया है और आप देख भी ले। राजकोषीय घाटे का अर्थ देश के व्ययों की आयों पर अधिकता, यानी खर्चे ज्यादा है और इनकम कम है, तो उसको क्या कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, अभी देखा हमने कि जीडीपी का 3.3% था। क्या होता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब किसी भी देश के अंदर प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट में आ जाएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों आ जाएंगे। तो किसी भी एक देश के अंदर टोटल जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई है उनकी मोनेटरी वैल्यू, उनका पैसे में अगर मूल्यांकन किया जाए तो उसको क्या कहा जाएगा, जीडीपी कहा जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, अब इसका क्या सॉल्यूशन की घाटे को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए क्या है, टैक्स सिस्टम में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया। जैसे घाटा कब पूरा होगा, जब इनकम ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट की। इनकम, गवर्नमेंट की एक जो सोर्स होता है इनकम का, वो क्या है, टैक्स, लोगों से टैक्स जो गवर्नमेंट वसूल करती है। तो उस टैक्स सिस्टम में बदलाव किए गए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स की उसमें एरिया उसमें लाने के लिए क्या किया गया, जो रेट थी उसको कम कर दिया गया। मतलब जो व्यक्ति है, इंडिविजुअल कोई भी व्यक्ति कमा रहा है, मान लीजिए मेरा बिजनेस है,
मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना है, तो उसकी एक रेट होती है। कंपनी अगर बिजनेस कर रही है तो उसको जो टैक्स देना है उसकी भी अलग रेट होती है। गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले ये रेट ज्यादा होती थी, इसीलिए लोग बचते थे टैक्स को, मतलब देना नहीं चाहते थे या गलत तरीकों से टैक्स बचाते थे। गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकी रेट को कम कर दिया। दूसरा, टैक्स की जो प्रोसीजर थी उसको क्या बना दिया, सरल बना दिया, इजी बना दिया। और पहले लोग थोड़ा सा डरते थे कि टैक्स को भरने में काफी बड़ी एक उसको फेस करना पड़ता था, तो उसको आसान कर दिया गया। आयात करों में भारी कटौती की गई। इंपोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगे हुए थे उन टैक्सेस को बहुत कम कर दिया गया। तो जो भी लोग आयात करते थे अब उस पर गवर्नमेंट को जो टैक्स के रूप में इनकम होती थी वो लोग देने लगे अब। उसके बाद आ जाता है मॉनेटरी रिफॉर्म्स। मॉनेटरी रिफॉर्म्स, मौद्रिक नीति वह नीति है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक कौन सा है हमारा, आरबीआई, सामान्य आर्थिक नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य की पूर्ति पर नियंत्रण रखता है। इस नीति में सुधारों को ही मौद्रिक सुधार कहते हैं। तो ये है, सबसे पहले क्या है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एसएलआर। एसएलआर को बैंक आरबीआई के द्वारा एसएलआर को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ये इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी बैंक होते हैं उसको अपनी जो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड का मतलब क्या हुआ कि बैंक जो है लोग उसमें क्या करते हैं, अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और उसके बाद डिपॉजिट करने के बाद जब उनको नीड होती है वो पैसा डिमांड करते हैं बैंक से। ठीक है, तो ऐसा एक व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक बैंक के बहुत सारे कस्टमर होते हैं, तो वो पैसा मांगते हैं बैंक से, लोन के रूप में कह लो या फिर अपना जो पैसा उन्होंने डिपॉजिट है उनके अकाउंट में उसका, तो वो डिमांड करते हैं बैंक से। तो ये टोटल सभी कस्टमर जो पैसे की डिमांड करते हैं बैंक से वो क्या कहलाती है, नेट डिमांड। टाइम लायबिलिटी, कि भाई एक जैसे एफडी करा रखी है लोगों ने, तो वो आफ्टर 2 इयर्स 5 इयर्स जितने भी टाइम की वो है, तो उस टाइम के बाद जो बैंक है उसको उसका पैसा लौटाना होगा। तो इन दोनों का एक कुछ परसेंटेज लिक्विडिटी फंड्स के रूप में रखना होता है। लिक्विडिटी फंड्स मतलब आप मान लीजिए कोई बैंक है और कोई जो कस्टमर्स है वो बैंक में आके पैसा जमा कर आ गए और बैंक ने क्या किया, उस पैसे को, सारे पैसे को कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया। अब जो है कस्टमर आया 2-3 दिन के बाद, उसको नीड है पैसे की, वो निकलवाना चाह रहा है, लेकिन बैंक ने क्या किया, वो सारा पैसा बाहर इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, बैंक जो कस्टमर है उसका बैंक के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, तो उसको तो ऑन द स्पॉट पैसा चाहिए। इसीलिए बैंक्स को अपने पास कुछ लिक्विड फंड्स रखने होते हैं, यानी कैश अपने पास रखना होता है कि जब भी कस्टमर आए वो कैश उसको दिया जा सके। तो इसे क्या कहा जाता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तरल कोषों में प्राय यानी कि जो लिक्विड फंड्स हैं इनकी प्राय स्वीकृत प्रतिभूतियों में विनियोग और बैंकों के पास चालू खाते में जमा शेष को सम्मिलित किया जाता है। तो यानी बैंकों को अपने पास एक लिक्विड फंड्स जो है यानी कैश जो है वो अपने पास रखना होता है। तो आरबीआई ने क्या किया कि इस एसएलआर को क्या कर दिया, कम कर दिया, कि जो फंड्स के रूप में कैश अपने पास बैंक को रखना होता था, आरबीआई ने क्या किया, इसको कम कर दिया। ठीक है, और कम क्यों किया, ताकि इस बैंक इस पैसे को कहीं बाहर किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सके, कंपनीज को पैसा अवेलेबल हो जाएगा तो बड़े बड़े उद्योग लग पाएंगे और जिससे देश में आर्थिक सुधार होगा। बैंकों को जमा पर ब्याज की दर निर्धारित करने की स्वतंत्रता पहले आरबीआई डिसाइड करता था कि लोग जो डिपॉजिट कर रहे हैं बैंकों में पैसा, उसकी उस पर उनको कितना ब्याज दिया जाए, लेकिन अब जो है बैंक इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं। हर बैंक अपने हिसाब से निर्धारित कर सकता है कि वो अपने जमा पर कितना ब्याज दे। बैंकों की आय पहचान के लिए नए प्रमाप निश्चित किए गए कि बैंक की आय किसको कहा जाए। बैंक की जो आय है, जैसे डूबे हुए ऋण पर ब्याज बैंक की आय है या नहीं है, यानी क्लियर कर दिया कि भी इनकम कौन सी होगी बैंक की। उसके लिए नए स्टैंडर्ड, जो पहले इनकम माना जाता था जिसको बैंक की, अब उसमें चेंज करके नए स्टैंडर्ड, नए प्रमाप निर्धारित कर दिए गए। नेशनलाइज्ड बैंक को पूंजी बाजार में अंश जारी करके धन एकत्रित करने की अनुमति दी गई। प्राइवेट सेक्टर में बैंक स्थापित करने की अनुमति दे दी गई। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में होता था, ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर को अनुमति इस चीज की मिल गई। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, 5th पॉइंट है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। जिस बाजार में प्रतिभूतियां क्या होती हैं, जैसे जो कंपनीज होती है ना वो अपने शेयर बेचती हैं, लोग शेयर खरीदते हैं और कंपनी में वो मालिक बन जाते हैं पैसा अपना इन्वेस्ट करके।
तो जो ये अब मान लीजिए मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया, कुछ समय के पश्चात मुझे कैश की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगी, उस शेयर को सेल कर दूंगी। तो जो ये सेल परचेज होगी, क्या कहाँ पर होगी, ये कैपिटल मार्केट में होती है, पूंजी बाजार। ठीक है। जैसे नॉर्मल आप मार्केट का मतलब क्या समझते हैं, जैसे हम गए मार्केट से कोई भी सामान लेकर आ गए, लेकिन ये कैपिटल मार्केट जो है, यहाँ पर पूंजी का, प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। सिक्योरिटीज, जो शेयर्स है, डिबेंचर है किसी कंपनी के, उनको खरीदा बेचा जाता है, ये पूंजी बाजार होता है। इसके बाद अब ये जो पूंजी बाजार है, ये किसी भी इकोनॉमी का, किसी भी देश की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का ये बेसिक पॉइंट है, सेंट्रल पॉइंट है, ये धुरी होता है। और सरकार इस बाजार के विकास हेतु काफी प्रयास करती है। एनआरआई तथा विदेशी कंपनियों द्वारा पोर्टफोलियो निवेश के अंतर्गत भारतीय कंपनियों के अंश और ऋण पत्र क्रय करने की सीमा को बढ़ाया गया। ठीक है। तो पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अलग अलग, अब मान लीजिए मेरे पास 5 लाख रुपए है, तो हो सकता है मैं 5 लाख में किसी एक कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर दूं। तो उसमें क्या होगा, हो सकता है उस कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहे, तो मुझे काफी ज्यादा लॉस हो जाएगा। हो सकता है उस कंपनी को प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पैसे को 1 लाख तो मैं ए कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं, 1 लाख में बी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करूं, 1 लाख सी में, ऐसे करके मैं ABCDE 5 कंपनियों के शेयर खरीद लेती हूँ 1-1 लाख रुपए में। अब मुझे क्या है, इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा ऐसे केस में। तो किसी कंपनी को लॉस भी होता है, तो एवरेज जो है मुझे बेनिफिट ही मिलेगा वहां पर। तो ये होता है पोर्टफोलियो। तो इसको क्या कर दिया, सीमा को बढ़ा दिया, अंश और ऋण पत्र क्रय करने की सीमा को क्या कर दिया गया, बढ़ाया गया। उसके बाद पूंजी बाजार को नियंत्रित करने के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कैपिटल मार्केट है ना, जहां पर शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, बड़े गड़बड़ घोटाले होने लग गए, जिसकी वजह से इसको कंट्रोल करने की जरूरत हुई, और उसके लिए क्या स्थापित किया गया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऋण पत्रों पर ब्याज से संबंधित प्रतिबंध हटा दिया गया। और अब ये कैसे डिसाइड होता है, मांग और पूर्ति के द्वारा। ठीक है। जितनी डिमांड होगी उसी हिसाब से, और जितनी सप्लाई है उसके हिसाब से भी इसका जो है ऋण पत्रों पर ब्याज डिसाइड किया गया। जारी किए जाने वाले अंशों के मूल्य को निश्चित करने वाला कार्यालय समाप्त कर दिया गया। अब कंपनियां अंशों के मूल्य निर्धारित करने में स्वतंत्र है। कंपनी के शेयर का प्राइस होता है, मान लीजिए कोई शेयर 100 रुपए का है कंपनी का। अब उसका जो शेयर का प्राइस है, पहले इसको कंट्रोल करने के लिए ऑफिस होता था, और वो डिसाइड करता था शेयर का प्राइस क्या होगा। अब कंपनियां मतलब स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है तो ऐसे ऑफिस के ऊपर। अब कंपनियां, अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, तो ज्यादा लोग उसके शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो उसका, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और उसका प्राइस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब कंपनियों को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया इस मामले में। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में म्यूचुअल फंड स्थापित करने की अनुमति दी गई। सब ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया। ये जो शेयर को खरीदा बेचा जाता है ना, इसमें ब्रोकर, एजेंट्स मदद करते हैं, और उन एजेंट के अंडर भी जो एजेंट्स काम करते हैं, तो ये जो सब एजेंट्स होते हैं, ये पहले गड़बड़ कर देते थे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कर दिया गया। फेजिंग आउट सब्सिडीज, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट के रूप में दिया जाने वाले अनुदान को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। अब इसको एक उदाहरण देकर समझाया गया है। जैसे एक निर्यातक जो है, ऐसे कच्चे माल का आयात करना चाहता है जो भारत में 120 रुपए का है और विदेश में 100 रुपए का है। ऐसी स्थिति में देशी उद्योगों को बचाने के लिए सरकार ये चाहती है कि माल यहीं से खरीदो, महंगा है हालांकि। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, भाई जो 20 रुपए का अंतर आ रहा है, तो 20 रुपए गवर्नमेंट देगी। तो इसको क्या कहा जाता है, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट। और इसके अतिरिक्त खाद और पेट्रो प्रोडक्ट्स पर भी अनुदान में क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। ये जो निर्यात अनुदान को क्या है, पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। ठीक है। तो इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट है मूल्य नियंत्रण को समाप्त करना। सरकार द्वारा अनेक प्रोडक्ट्स पर मूल्य नियंत्रण हटाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। मूल्य नियंत्रण हटाने के प्रयास विशेष रूप से खाद, लोहे व इस्पात तथा पेट्रोल उत्पादों के लिए किए गए। इन पदार्थों के आयात पर से प्रतिबंध भी हटाए गए। तो ये इस प्रकार के जो है ना वो स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा। अब सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसका देखिए,
पिछले कुछ वर्षों से भारत सरकार द्वारा जो आर्थिक सुधार के लिए प्रयास किए गए, जो भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, इन प्रयासों में नई औद्योगिक नीति, व्यापार नीति, राजकोष, ये सभी पॉइंट्स हम पढ़कर आए हैं, ये सब शामिल है इसके अंदर। अब हमें देखना है कि अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए सरकार ने जो ये कदम उठाए, इनका उद्योग और व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले बढ़ती हुई प्रतियोगिता, एक तो क्या हो गया, इससे कंपटीशन बढ़ गया। सेवा उद्योग जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, अब देखो आप, जियो है, रिलायंस है, बीएसएनएल, काफी सारे जो इस तरह की सर्विसेज देने वाले हैं, उसमें कितना कंपटीशन है। एयर जो सर्विसेज है, बैंक में देख लो, इंश्योरेंस में देख लो, इन सब में क्या है, जो कंपटीशन है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो नई और पुरानी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां और जो आयात, तो इसके कारण जो है कंपटीशन काफी बड़ा है और जो घरेलू उद्योग है उन पर काफी विपरीत प्रभाव पड़ता है। मोर डिमांडिंग कस्टमर्स, आर्थिक सुधार के जो भी कदम उठाए, आर्थिक सुधार उसके कारण जो हुए, तो कस्टमर जो है उसको उत्पादों की, जितने भी बाजार में प्रोडक्ट उपलब्ध है, उसको सारी सूचनाएं उपलब्ध होती हैं उसके प्रोडक्ट के बारे में। पहले क्या होता था, सूचना के अभाव में ज्यादा जांच पड़ताल नहीं करता था और उसे खरीद लेता था, लेकिन आजकल सूचनाएं ज्यादा अवेलेबल है, मोबाइल पे भी देख लेते हैं क्या क्या, कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कैसी क्वालिटी है क्या, तो अब बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट खरीदने लगे हैं। उसके बाद तेजी से बदलता तकनीकी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि लिबरलाइजेशन हो गया, विदेशों से तकनीकी जो है वो हम आयात कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पाबंदियां नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है और उससे क्या हो रही है, कंपटीशन में वृद्धि हो रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है। परिवर्तन की आवश्यकता, आर्थिक सुधारों के लागू होने से पूर्व व्यवसाय जो होते थे, जो पहले व्यवसाय होते थे, वो स्टेबल होते थे, उन्होंने जो नीतियां बनाई होती थी वो लंबे समय तक चल जाती थी, लेकिन आज का वातावरण बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है उसके जितने भी घटक है, एलिमेंट्स है, वो बदल रहे हैं बार बार, तो इसीलिए हर व्यवसाय को अपनी जो पॉलिसीज है उनमें जल्दी जल्दी परिवर्तन करने पड़ते हैं। उसके बाद डेवलप नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ये कह रहे हैं आज व्यवसाय को सफलता प्राप्त करना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इसका सामना करना साधारण कर्मचारियों के बस की बात नहीं है। तो अब जो काम करने वाले लोग हैं, जो इंडिया में जो भी उद्योग धंधे हैं, वहां पर अब सामान्य व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति काम नहीं कर सकता, उसको बहुत वेल एजुकेटेड व्यक्ति होगा तो उसको जो अच्छी इंडस्ट्री है वहां पर काम करने के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और ऐसे बहुत ज्यादा डेवलप्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत आज इंडिया में हो गई है। फिर मार्केट ओरिएंटेशन, स्वामियों की विपणन क्रियाओं के संबंध में दो दृष्टिकोण होते हैं, एक होता है उत्पाद प्रधान और बाजार प्रधान। उत्पादन प्रधान दृष्टिकोण के अंतर्गत पहले उत्पादन किया जाता है और फिर बेचने के लिए बाजार प्रधान जो दृष्टिकोण है वो अपनाया जाता है। दूसरी ओर बाजार प्रधान दृष्टिकोण के अंतर्गत पहले बाजार का सर्वेक्षण, यानी पहले बाजार का सर्वे किया जाता है, भाई क्या प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है, उसी के अनुसार उत्पादन किया जाएगा। और फिर अब देखो, पहले दो दृष्टिकोण बताए कि प्रोडक्शन और दूसरा मार्केट। तो पहले क्या होता था, प्रोडक्शन ये माना जाता था भी प्रोडक्शन कर दो सब बिक जाएगा अपने आप, लेकिन अब इतना लिबरल होने के कारण या कंपटीशन ज्यादा बढ़ने के कारण अब बाजार जो प्रधान है, मार्केट ओरिएंटेशन है, वो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। प्रोडक्शन करने से पहले ये देखो मार्केट में किस चीज की डिमांड है, उसके बाद प्रोडक्शन करें, और उसके बाद फिर जो है ग्राहक, पहले ये सोचा जाता था कि जो भी उत्पादन होगा ग्राहक उसे खरीद लेंगे, लेकिन आजकल ये माना जाने लगा कि जो ग्राहक चाहते हैं वैसा प्रोडक्शन किया जाए, नहीं तो बिजनेस को अपने आप को बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट उसका बिकेगा नहीं। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बजटीय सहायता में कमी, आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व क्या हो गया है, कम हो गया। हमने बार बार यही पढ़ा कि गवर्नमेंट ने अपना शेयर किसको दे दिया, प्राइवेट ओनरशिप के हाथ में दे दिया, तो जो गवर्नमेंट सहायता करती थी तो वो सहायता भी करनी उसने बंद कर दी, तो बजटीय सहायता में क्या हुई है, कमी हुई है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने यह जान लिया कि उन्हें अपना विकास लंबे समय तक जीवित रहने के लिए स्वयं ही कोष अर्जित करने होंगे, तो इसीलिए उन्होंने ज्यादातर अपना शेयर किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि आर्थिक सुधारों का भारतीय व्यवसाय एवं उद्योगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और उससे उत्पन्न चुनौतियों का सामना किया गया है। भारतीय बाजार ग्राहक प्रधान बन गया है और ग्राहक से संबंध सुधारने की विधियों को अपनाया जा रहा है। तो ये हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया।